हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। हेजिंग स्ट्रेटजी सीरीज की आज की इस वीडियो में हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे उस स्ट्रेटजी का नाम है बेयर कॉल स्ट्रेटजी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बुल पुट स्ट्रेटजी के बारे में, और जिस इंसान को बुल पुट स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी उसके लिए बेयर कॉल स्ट्रेटजी को समझना बहुत ईजी होगा, क्योंकि बुल पुट स्ट्रेटजी और बेयर कॉल स्ट्रेटजी दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि अगर मैं प्रॉज एंड कॉन्स की बात करूं उनके, अगर मैं बात करूं मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, ब्रेक इवन लेवल कैलकुलेट करने की, तो ये जो चीजें हैं ये दोनों ही टाइप की स्ट्रेटजी के अंदर सेम टाइप से कैलकुलेट होते हैं। बस जो डिफरेंस है दोनों स्ट्रेटजी के अंदर वो है इंप्लीमेंटेशन का, कि इनका जो इंप्लीमेंटेशन है एक तो वो इनका अलग है और दूसरा इनको बनाने के पीछे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है। अदरवाइज बाकी सब चीजें जैसी बुल पुट स्ट्रेटजी में थी वैसी ही बेयर कॉल स्ट्रेटजी में होने वाली है। तो इसलिए जिस इंसान को बुल पुट स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी उसके लिए आज की बेयर कॉल स्ट्रेटजी को समझना बहुत इजी होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी को बनाने के पीछे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, हमारा व्यू क्या होता है। तो जब भी हमें मार्केट के अंदर ये लगता है कि मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, तो उस सेलिंग को कैच करने के लिए हम बेयर कॉल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो बेयर पुट स्ट्रेटजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारी एक डेबिट स्प्रेड है, तो फिर हम बेयर कॉल स्ट्रेटजी का ही इस्तेमाल क्यों करें। तो देखो, करने को तो हम बेयर पुट स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेयर कॉल स्ट्रेटजी जो है उसमें फायदा क्या होता है, अगर हमें मार्केट के अंदर सेलिंग दिखे तो हमें प्रॉफिट होगा जो कि हमें बेयर पुट स्ट्रेटजी में भी होगा। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं आती है, मार्केट स्टेबल हो जाती है या हल्की फुल्की मूव दिखाती है, तो बेयर पुट स्ट्रेटजी में हमें उस केस में नुकसान देखने को मिल जाएगा ड्यू टू थीटा डीके। जबकि बेयर कॉल स्ट्रेटजी के अंदर हमें थीटा डीके की वजह से टाइम वैल्यू प्रीमियम के अंदर जो होती है वो गिरते हुए देखने को मिलेगी और ओवरऑल प्रीमियम उसकी वजह से गिरेगी, जिसका बेनिफिट हमें बेयर कॉल स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसलिए जितनी भी टाइप की क्रेडिट स्प्रेड्स होती हैं उसके अंदर हमें थीटा डीके का फायदा बहुत देखने को मिलता है, जिनकी वजह से जितनी भी क्रेडिट स्प्रेड होती है वो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है मार्केट के अंदर एज कंपेयर टू डेबिट स्प्रेड्स। तो इसलिए जब भी हमें मार्केट के अंदर ये लगता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है, गिरावट आ सकती है, तो फिर हम बेयर कॉल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फायदे और नुकसान क्या है इस स्ट्रेटजी के। तो देखो, अगर मैं फायदे की बात करूं तो इसका इकलौता फायदा यही है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, कि अगर मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं भी आती है, अगर सेलिंग आई तो फायदा है ही, लेकिन अगर सेलिंग नहीं भी आती है फिर भी अगर मार्केट स्टेबल हो गई या हल्की फुल्की मूव भी दिखाई तो फिर थीटा डीके की वजह से हमें प्रीमियम के अंदर टाइम वैल्यू गिरते हुए देखने को मिलेगी, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट हमें प्रीमियम के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम भी गिरेगी और उसका फायदा हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें नुकसान जो है वो सिर्फ एक ही केस में होना है, अगर मार्केट हमारे अपोजिट ट्रेड करने लग जाती है तो, अदरवाइज नहीं। अगर हम बात करें इसके नुकसान की, इसके डिसएडवांटेजेस की, तो फिर डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इसके दो हैं। पहला तो ये कि इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है, जितना हमें प्रीमियम रिसीव हुई है हमें उससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता, भले ही मार्केट कितनी गिर जाए। और दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि इसके अंदर जो लॉस होता है, अगर इनकेस मार्केट हमारे अपोजिट जाती है और हमें नुकसान होता है, तो इसके अंदर जो नुकसान होता है वो ज्यादातर केसेस में प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज्यादा ही होता है। मतलब इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो फेवरेबल नहीं होता, अनफेवरेबल होता है, जो कि ज्यादातर क्रेडिट स्प्रेड्स में होता ही है। ज्यादातर क्रेडिट स्प्रेड्स में हमें ज्यादातर टाइम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो अनफेवरेबल ही देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये दो इसके नुकसान है, एक तो प्रॉफिट लिमिटेड होता है और दूसरा लॉस जो होता है वो प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब हम ये देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम मार्केट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ब्रेक इवन लेवल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है 50,900 के लेवल पे। तो 50,900 जो हुआ वो हो गया हमारा एट द मनी का लेवल। अब इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कैसे करना है, इसके नाम में ही है बेयर कॉल स्ट्रेटजी। इट मींस बेयर मतलब गिरावट, मंदी के लिए हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे, और कॉल मतलब कॉल ऑप्शन के जरिए हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे। तो हम इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल कर देंगे और आउट द मनी की कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। तो जब हम ये दोनों ऑप्शन को इस तरीके से बाय सेल कर लेंगे तो फिर हमारी बेयर कॉल स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल के अंदर समझें तो 50,900 हमारा एट द मनी का लेवल है और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहां से नीचे आएगा। तो मैंने क्या करा, 50,900 की
जो एट द मनी की कॉल ऑप्शन है उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, और मान के चलते ये मैंने सेल कर दिया 400 के लेवल पे। और आउट द मनी की बात करूं तो मान के चलते हैं कि 51,500 यानी कि 600 पॉइंट आउट द मनी की मैंने कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, और इसका रेट हम मान के चलते हैं 100 रुपए के लेवल पे। तो मतलब मैंने 50,900 की एट द मनी की कॉल ऑप्शन सेल कर दी 400 पे, और 51,500 की आउट द मनी की कॉल ऑप्शन बाय कर ली 100 रुपए पे। अब जब मैंने 50,900 की कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया और 51,500 की कॉल ऑप्शन को बाय कर दिया, तो मेरी बेयर कॉल स्ट्रेटजी क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हम बात करें कि मैक्स प्रॉफिट हमें इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर कितना हो सकता है, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल है, और वो क्या, 400 रुपए की प्रीमियम हमने पे की है, मतलब वो प्रीमियम हमें रिसीव हुई है, और 100 रुपए की प्रीमियम हमने खरीदी है जिसको लेके हमें पैसा देना पड़ा है। इट मींस 400 रुपए हमारे लिए इनकम है और 100 रुपए हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। तो जब हमने अपनी 400 रुपए की इनकम में से 100 रुपए का एक्सपेंस माइनस करा, तो हमारे सामने कितने की नेट इनकम आई, 300 रुपए की। तो ये जो 300 रुपए है ये है हमारी नेट प्रीमियम रिसीव्ड, जो कि हमें इस पूरी स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में मिली है। और ये जो 300 रुपए की प्रीमियम हमें रिसीव हुई है इस पूरी स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में, ये ही हमारा मैक्स प्रॉफिट है इस पूरी स्ट्रेटजी का। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक लॉट की क्वांटिटी से, तो फिर यहां हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 4500 रुपए। इट मींस कि इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हमें मैक्सिमम 4500 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा, भले ही बैंक निफ्टी कितना ही क्यों ना गिर जाए, लेकिन मैक्स प्रॉफिट हमें 4500 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मैक्स लॉस की, कि मैक्स लॉस हम इसके अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका तरीका भी बहुत सिंपल है। हमें बस क्या करना है, जिन दो ऑप्शन के अंदर हमने ट्रेड करी है, हमें उन दोनों ही ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस देखना है। हमने जो दो ऑप्शन ट्रेड करी वो कौन सी है, 50,900 और 51,500। इन दोनों ही स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 600 पॉइंट का। तो 600 पॉइंट के डिफरेंस में से जब हम माइनस कर देंगे नेट प्रीमियम रिसीव्ड को, जो कि हमारी 300 रुपए, तो हमारे सामने जो नंबर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 300 रुपए। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 क्वांटिटी यानी कि एक लॉट की क्वांटिटी से, तो हमारे सामने इसके अंदर जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 4500 रुपए। इट मींस कि 4500 रुपए से ज्यादा का हमें नुकसान भी नहीं हो सकता इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर, भले ही बैंक निफ्टी कितना भी बढ़ जाए, भले ही बैंक निफ्टी हमारी डायरेक्शन के अपोजिट कितना ही ट्रेड करने लग जाए, लेकिन 4500 रुपए से ज्यादा का हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान नहीं हो सकता। तो मैक्स लॉस हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जिन दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर हमने ट्रेड करी है उन दोनों ही स्ट्राइक प्राइस का हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और उसमें से हमें माइनस कर देनी है अपनी नेट प्रीमियम रिसीव्ड को। तो जो हमारे सामने नंबर निकल कर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम अपने लॉट साइज की क्वांटिटी से, तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वही हमारी होगी मैक्स लॉस की अमाउंट, जो कि हमें इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर हो सकता है। अब अगर हम बात करें ब्रेक इवन लेवल की, कि ब्रेक इवन लेवल कैसे कैलकुलेट होगा, तो ब्रेक इवन लेवल को कैलकुलेट करने का भी तरीका बहुत सिंपल है। इस स्ट्रेटजी को हम किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, डाउन साइड को, सेलिंग को कैच करने के लिए। तो फिर हम ब्रेक इवन लेवल कहां देखेंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी गिरने की बजाय बढ़ने लगेगा तो हमें नुकसान होगा ना। तो इसलिए हम बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ ब्रेक इवन लेवल कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, एट द मनी का जो लेवल है, जो कि इस एग्जांपल में 50,900 का लेवल है, हमें क्या करना है, 50,900 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है अपनी नेट प्रीमियम रिसीव्ड को, जो हमें नेट प्रीमियम रिसीव हुई है उसको, जो कि इस एग्जांपल में है 300 रुपए। तो जब हम 50,900 में 300 रुपए की नेट प्रीमियम रिसीव्ड को ऐड करेंगे, तो हमारे सामने जो लेवल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 51,200 का। इट मींस कि ये जो लेवल है ये है हमारा ब्रेक इवन का लेवल। अगर 51,200 पे बैंक निफ्टी आता है तो इस लेवल पे ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना हमें नुकसान होगा, लेकिन अगर 51,200 के ऊपर चला जाता है बैंक निफ्टी तो फिर हमें इसके अंदर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्रेक इवन लेवल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।